मेरा नाम नगमा है। पिछले एक हफ्ते से मैं एक ऐसी उलझन में फंसी हूँ जो न तो किसी से कही जा सकती है, न ही नज़रअंदाज की जा सकती है। इस परेशानी ने मुझे अंदर तक बेचैन कर रखा है। शर्मिंदगी का ये आलम पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मेरी पड़ोसन और करीबी दोस्त प्रिया, जो मुझे बचपन से जानती है, मेरी हालत देखकर ही समझ गई कि कुछ तो गलत है। उसने सीधा पूछा, नगमा, सब ठीक है ना? तू इतनी उदास क्यों है? मैंने बात को टालने की कोशिश करते हुए बस इतना कहा, कुछ खास नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन प्रिया मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं थी। उसने गंभीरता से मुझे देखा और बोली, देख, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तू एक बार डॉक्टर वर्मा से मिल ले। वो बहुत समझदार और संवेदनशील स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे छोटे कस्बे में आमतौर पर महिलाएं किसी पुरुष डॉक्टर को दिखाने से हिचकिचाती हैं, और मेरे पति संजय तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं सिर्फ किसी महिला डॉक्टर के पास ही जाऊं। लेकिन डॉक्टर वर्मा की बात कुछ और ही थी। उनके पिता भी इसी कस्बे में बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सक थे, और उनके निधन के बाद डॉक्टर वर्मा ने उनकी जगह संभाली थी। शुरुआत में लोगों को झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सभी का भरोसा जीत लिया। आज हाल यह है कि उनके बिना महिलाओं के इलाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, खासकर तब जब बात इतनी संवेदनशील हो। संजय क्या कहेंगे, ये सवाल मुझे अंदर से खाए जा रहा था, लेकिन अब दर्द उस हद तक पहुंच चुका था कि चुप रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार मैंने संजय से हिम्मत करके बात की। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में छिपा दर्द देखा तो बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला दिया। अगली सुबह प्रिया मुझे अपने स्कूटर पर बैठाकर डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक ले गई। वहां का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया और थोड़ा असहज था। प्रतीक्षा कक्ष में कई महिलाएं बैठी थीं, सबका चेहरा गंभीर था, जैसे हर कोई अपनी अपनी परेशानी के साथ जूझ रहा हो। मैं बहुत घबराई हुई थी। प्रिया ने मेरा हाथ थामकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नगमा, इतनी चिंता मत कर। डॉक्टर वर्मा बहुत अच्छे हैं, बस 2 मिनट में तुम्हारी बात सुनेंगे और दवा भी दे देंगे। घड़ी की सुइयों के साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। कांपते कदमों से मैं अंदर गई। डॉक्टर वर्मा 40 के करीब होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, आपका नाम और उम्र? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नगमा। उम्र 33 साल। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, बताए, क्या समस्या है? मेरे होंठ सूख गए थे। मैं नर्वस होकर साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। बड़ी मुश्किल से शब्द निकले, डॉक्टर साहब, नीचे बहुत जलन हो रही है और कुछ दिन से तेज दर्द भी है। उन्होंने डायरी में कुछ नोट करते हुए पूछा, कब से हो रहा है? लगभग 1 हफ्ते से। पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, पहली बार। उन्होंने थोड़ी देर मुझे देखा और फिर शांत स्वर में बोले, देखिए नगमा जी, मुझे आपकी जांच करनी होगी ताकि सही कारण पता चल सके। बिना जांच के दवा देना ठीक नहीं होगा। संभव है ये संक्रमण हो या कोई और समस्या। मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या आप बिना जांच के दवा नहीं दे सकते? नहीं, सही इलाज के लिए ये जरूरी है, उन्होंने संयमित लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैंने बाहर की ओर देखा, शायद प्रिया मुझे देख रही हो, लेकिन वो वही प्रतीक्षा कक्ष में थी। मैं अकेली थी और पसीने से तरबतर। डॉक्टर वर्मा ने नर्म लहजे में कहा, नगमा जी, मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा असहज महसूस कर रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम है आपकी तकलीफ को समझकर उसका इलाज करना। अगर आप चाहें तो मैं एक नर्स को भी बुला सकता हूँ। मैंने घबराकर सिर हिलाया, नहीं। ठीक है। मेरे शब्द जैसे होंठों पर ही अटक गए थे। हाथ आपस में उलझते जा रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि शायद बाहर भी सुनाई दे रही हों। डॉक्टर वर्मा ने मुझे एक पर्दे के पीछे के छोटे से कमरे में जाने को कहा। वहाँ एक साधारण सा बिस्तर था। उन्होंने कहा, कृपया कुछ कपड़े उतार ले ताकि जांच हो सके, और फिर बाहर चले गए। मैं जिस हल्के गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहने थी, अचानक वो मुझे बहुत पारदर्शी लगने लगी। हाथ कांप रहे थे, मन डगमगा रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वापस आए। उन्होंने दस्ताने पहने और मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं जैसे तैसे लेटी, कपड़ों को कसकर थामे रही, जैसे सुरक्षा उसी में छिपी हो। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उन्होंने कहा। मैं अभी जांच करूंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। जैसे सब कुछ थम सा गया था। उस पल ने मुझे सुहागरात की याद दिला दी, जब पहली बार किसी पुरुष ने मुझे इस तरह छुआ था। लेकिन फर्क बस इतना था, तब वो संजय थे, मेरे पति, और आज ये एक अजनबी था, भले ही डॉक्टर ही क्यों न हो। जांच समाप्त होने के बाद उन्होंने मुझे फिर से अपने पास बुलाया।
कुछ देर तक वे चुपचाप लिखते रहे, फिर नज़र उठाए और कहा, नगमा जी, आपको गंभीर इन्फेक्शन है। क्या आपने हाल ही में कोई नया साबुन या इंटीमेट वॉश इस्तेमाल किया है? मैंने नज़रें चुराते हुए कहा, हाँ, एक नया साबुन लिया था। उनकी नज़रें मेरी आंखों में कुछ गहरे उतरती चली गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरे झूठ को पहचान गए हों। मैं आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ और एक एंटी फंगल क्रीम लिख रहा हूँ, उन्होंने शांत स्वर में कहा। इन्हें लगातार 15 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, वे थोड़ा रुके, फिर धीरे से बोले, इस दौरान अपने पति से शारीरिक संबंध न बनाएं। संक्रमण फैल सकता है। शर्म से मेरा चेहरा और भी लाल हो गया। मैंने बस जी में सिर हिला दिया। उन्होंने पर्ची मेरे हाथ में दी। मैं बाहर आई तो प्रिया वहीं मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ? उसने तुरंत पूछा। बाद में बताती हूँ, मैं बस इतना ही कह सकी। उस समय मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि किसी से कुछ भी बात कर सकूं। घर पहुंचते ही मैंने संजय को सारी बात बता दी, इन्फेक्शन के बारे में, इलाज के बारे में और कुछ दिन तक दूरी बनाए रखने की जरूरत के बारे में। संजय ने मेरी आंखों में देखते ही चिंता से पूछा, तुम ठीक हो ना? और फिर बिना किसी सवाल के मेरी बात समझ गए। 15 दिन बीत चुके थे। अब पहले जैसी जलन और बेचैनी नहीं रही थी। शरीर भी कुछ हल्का लगने लगा था, लेकिन अभी फॉलोअप बाकी था। मैंने प्रिया को कॉल किया, प्रिया, क्या कल तुम मेरे साथ फिर से डॉक्टर वर्मा के पास चलोगी? मेरा फॉलोअप है। वो कुछ झिझकते हुए बोली, अरे यार, माफ करना, मेरी बेटी की परीक्षा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन तुझे अब क्या डर? एक बार जा चुकी है, अब तो सब आसान होगा ना। मैंने ठीक है कहकर कॉल काट दिया, लेकिन दिल अब भी हिचक रहा था। अगले दिन मैं अकेली डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पहुंची। वेटिंग रूम अब कुछ कम डरावना लग रहा था, पर घबराहट अभी भी कहीं अंदर बैठी थी। जब मेरा नंबर आया, मैं गहरी सांस लेकर भीतर गई। कैसा महसूस हो रहा है अब? डॉक्टर वर्मा ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। पहले से बहुत बेहतर, आपकी दवा से काफी राहत मिली। बस कभी कभी हल्का दर्द रहता है, मैंने जवाब दिया। उन्होंने अपने चश्मे को सही करते हुए कहा, ठीक है, एक बार फिर से जांच कर लेते हैं। देखना होगा कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं। इस बार मैं पिछली बार से कुछ कम नर्वस थी। शायद पहली बार की झिझक अब थोड़ी कम हो चली थी। जब मैं जांच वाले कमरे में गई, वहां एक महिला नर्स पहले से मौजूद थी, जिससे थोड़ी तसल्ली सी हुई। डॉक्टर वर्मा ने आदतन दस्ताने पहने और कहा, नगमा जी, क्या आप तैयार हैं? मैंने हल्के से सिर हिलाया। तभी डॉक्टर ने नर्स से कुछ फाइलें मंगवाने को कहा और नर्स कमरे से बाहर निकल गई। कमरा अब थोड़ा खामोश हो गया था। तभी डॉक्टर ने बेहद धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है मुझे पता चल गया है कि आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें नहीं दोहरानी चाहिए। मैं चौंक गई, कुछ समझ नहीं आया कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या न करूं? मैंने थोड़े घबराए लहजे में पूछा। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखे बिना पूछा, आप विवाहित हैं, है ना? मैं अपनी कहानी में एक कदम पीछे जाना चाहती हूँ, ताकि आप समझ सके कि मेरी शादी कैसे हुई और मेरी जिंदगी का वह दौर कैसा था। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ मेरे पिता खेती बाड़ी करते थे। पढ़ाई मेरा शौक था, लेकिन 18 साल की उम्र में मेरे माता पिता ने मेरी शादी संजय से करवा दी। संजय शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। शादी के बाद मैं अपने गांव को छोड़कर इस कस्बे में आ गई। शादी के वक्त मुझे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बहुत कम पता था। मेरी माँ ने बस इतना कहा था, जो पति कहे वही करना। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि क्या सामान्य है और क्या नहीं। यहाँ आने के बाद मेरी दोस्ती प्रिया से हुई, जो मुझसे 5 साल बड़ी थी और शहर में पली बड़ी थी। एक दिन जब मैं बहुत परेशान होकर रो रही थी, तो प्रिया ने मुझसे पूछा, क्या हुआ नगमा? मैं शर्माते हुए बताने लगी, संजय मेरे साथ बहुत जल्दी काम निपटा लेते हैं और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो आम बात है, कई मर्द ऐसे ही होते हैं। फिर उसने मुझे अपने लैपटॉप पर कुछ वीडियो दिखाए, जो महिलाओं के लिए थे। मैं चौंक गई, क्या सच में सभी इतने लंबे समय तक टिक पाते हैं? मैंने पूछा। प्रिया मुस्कुराए और बोली, लगता है तुम्हारे संजय तो बहुत जल्दी मेल सेवा देते हैं। इसके बाद प्रिया ने मुझे समझाया कि शादी में केवल पति का सुख ही नहीं, बल्कि औरत का भी आनंद जरूरी है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं कितना कुछ मिस कर रही थी। संजय बस अपना काम खत्म करके सो जाते और मैं जागती रह जाती। एक दिन प्रिया ने मुझे एक महिला पत्रिका दी, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और खुशी के बारे में लिखा था।
उसमें बताया था कि अगर पति से संतुष्टि न मिले तो औरतें कैसे खुद को खुश रख सकती हैं। ये मेरे लिए एक नई दुनिया थी। प्रिया ने मुझे इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स भी दिखाईं, जहां महिलाओं के लिए खास सामान बिकते थे। शुरुआत में मुझे ये सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब सामान्य और आम है। जब संजय काम पर होते या जल्दी सो जाते, तो मैं उन तरीकों से खुद को संतुष्ट करने लगी। लेकिन मेरी अनुभव की कमी और जल्दबाजी में मैंने एक ऐसा उपकरण इस्तेमाल किया जिससे मुझे चोट लग गई। और यही वह वजह थी जिसने मुझे डॉक्टर वर्मा के पास आने पर मजबूर किया था, वह संक्रमण जो मेरे अनजाने इस्तेमाल की गई चीज़ों की वजह से हो गया था। जब डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा तो वह सब कुछ समझ गया। धीमे से बोला, नगमा जी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। संक्रमण गंभीर हो सकता है। मैं शर्म से सिर झुका बैठी। मन के अंदर एक भारी बोझ था। डॉक्टर साहब ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, मुझे आपकी हर बात जानने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप विवाहित हैं और शायद आपको वह संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, यही बात है, मैंने धीरे से स्वीकार किया। क्या कोई रास्ता है? मैंने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। डॉक्टर वर्मा ने कुछ पल सोचा और कहा, ईश्वर सब ठीक करेगा। मैं आपको एक विशेषज्ञ चिकित्सक का नंबर देता हूँ। आप अपने पति को उनके पास ले जाए और 1 हफ्ते बाद आप फिर से मेरे पास आइएगा। फिर से आना होगा। मेरी आवाज़ में आश्चर्य था। हाँ, एक अंतिम जांच के लिए। अभी थोड़ा संक्रमण बाकी है। अगली बार मैं आपको बेहतर दवा दूंगा। मैं दवा लेकर घर लौट आए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा ध्यान रखने लगी। लेकिन उन दिनों एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल दिमाग में घुलने लगी। डॉक्टर वर्मा की मौजूदगी, उनका व्यवहार, उनकी मुस्कान की हल्की झलक, उनकी आंखों की नमी और उनकी आवाज़, ये सब मेरी सोच से निकल नहीं पा रहे थे। मैं जानती थी कि वे एक डॉक्टर हैं, एक पेशेवर, लेकिन फिर भी वे एक इंसान हैं जिनके दिल में भावनाएं होती हैं। और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी कि उनका ख्याल मेरे मन से न जाए। घर लौटने के अगले ही दिन डॉक्टर वर्मा का ख्याल मेरे दिमाग से दूर नहीं हो रहा था। जब उन्होंने मुझे जांचा था, मैं अपनी बात पूरी तरह नहीं कह पाई थी। इस बात का भार भी मन में बना हुआ था। प्रिया ने मेरी बात सुनी और पहले तो हंस पड़ी, फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अरे, यह मामला तो बड़ा रोचक हो गया, उसने कहा। क्या मतलब? मैं शर्माते हुए पूछने लगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, और अपने फ़ोन से एक वीडियो शेयर की। इसे देखो, शायद तुम्हें मदद मिले। वीडियो में एक महिला थी जो अपने पति के साथ होते हुए भी किसी और की कल्पना कर रही थी। मैं देखती रही और मेरे मन में भी धीरे धीरे वैसी ही कल्पनाएं जन्म लेने लगीं। उसके बाद जब भी संजय मेरे पास आते, मैं आंखें बंद करके सोचने लगती कि वह संजय नहीं, बल्कि डॉक्टर वर्मा हैं। ऐसे ही बीते 1 हफ्ते, मेरी कल्पनाएं मेरी दुनिया बन गईं। फिर आ गया अंतिम और तीसरे चेकअप का दिन। प्रिया मेरे घर आए और बोली, नगमा, इस बार तुम साधारण तरीके से नहीं जाओगी। आज कुछ खास तैयारी करनी है। क्या मतलब? मैं हैरान हो गई। प्रिया ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये फ्रांस से मंगवाया हुआ इत्र है। इसकी खुशबू ऐसी है कि कोई भी पुरुष अपने आकर्षण को छुपा नहीं पाएगा। मैं चकित होकर शीशी को देख रही थी, पर मैं तो बस चेकअप के लिए जा रही हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक अच्छी तरह से स्नान करो, फिर इसे अपने शरीर के खास हिस्सों पर लगाओ। जो तुम्हारे दिल में दिन रात घूम रहा है, उसे भी तुम्हारी खुशबू महसूस होनी चाहिए। लेकिन वह तो डॉक्टर हैं, मैंने धीरे से कहा। प्रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने उनकी नज़रें नहीं देखी? पेशेवर होना मतलब पत्थर होना नहीं होता। मेरे अंदर एक हलचल सी उठी। मैंने प्रिया की सलाह मानी। उस दिन मैंने अपनी खास लाल साड़ी पहनी थी, वही जो शादी के बाद किसी विशेष मौके के लिए मैंने संभाल कर रखी थी। बालों में ताज़ा गजरा था और चेहरा हल्के मेकअप से निखरा हुआ था। वेटिंग रूम में बैठकर मुझे अपनी धड़कनें इतनी तेज महसूस हो रही थी, मानो हर धड़कन सीने से बाहर निकलने को हो। हर बार जब नर्स किसी और मरीज का नाम पुकारती, मेरा दिल तेज धड़क जाता। आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया। मैंने गहरी सांस लेकर डॉक्टर वर्मा के केबिन में कदम रखा। जैसे ही मेरी नज़र उनकी आंखों में पड़ी, मैंने वहां एक अनोखी चमक देखी। नगमा जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, आपकी दवाओं का असर है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन डॉक्टर ने अपनी आवाज़ में गंभीरता और कुछ गहराई भरते हुए कहा, फिर भी एक अंतिम जांच जरूरी है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हो गया है। मैं जांच वाले कमरे में गई,
लेकिन इस बार एक अलग एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नई नगमा बन चुकी हूँ। डॉक्टर ने दस्ताने पहने और मुझे जांच के लिए बिस्तर पर लेटने को कहा। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू धीरे से ढीला किया और बिस्तर पर लेट गई। प्रिया की दी हुई इत्र की खुशबू कमरे में फैली हुई थी और मैं खुद भी उस सुगंध के जादू में खो गई थी। इस बार जब डॉक्टर वर्मा ने मुझे छुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली। उस पल कुछ अलग था। जांच खत्म होने के बाद भी मैं अपनी आंखें बंद रखे रही, मानो किसी मीठे सपने में खोई हुई हूँ। तभी डॉक्टर वर्मा की आवाज़ ने मुझे हकीकत में लौटाया। नगमा जी, अब पूरी जांच हो गई है, आप उठ सकती हैं। उनकी आंखों में वह कुछ था जो मैंने अपने पति संजय की आंखों में कभी महसूस नहीं किया था। घर लौटने के बाद भी मेरे दिमाग में बस उनका ही ख्याल था। मैं प्रिया को सब कुछ बताने लगी और हमने मिलकर एक योजना बनाई। प्रिया ने अपने फ़ोन से डॉक्टर वर्मा का निजी नंबर निकाल लिया था। उसकी एक सहेली क्लिनिक में काम करती थी। मैंने एक अनजान नंबर से उन्हें मैसेज किया, आपकी परवाह करने वाली कोई। जैसे प्रिया ने कहा था, डॉक्टर वर्मा ने तुरंत जवाब दिया, कौन है आप? हमने कुछ संदेशों का आदान प्रदान किया और आखिरकार मैंने अपनी असली पहचान बताई। मैं नगमा हूँ, आपकी वही मरीज जिसका इलाज आपने किया था। उनका जवाब था, मैं तो बस आपके बारे में सोच रहा था। पिछले कई दिनों से आप मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे वह खुशी नहीं दे पा रहे जो मेरा अधिकार है, तब से मैं बेचैन थी। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने उनसे मुलाकात की इच्छा जताई, लेकिन अपनी एक शर्त भी रखी, हम सिर्फ क्लिनिक में चेकअप के बहाने मिलेंगे। मैं एक शादीशुदा औरत थी और अपनी प्रतिष्ठा को कभी खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए मैं हर कदम सोच समझकर चलती थी। अगले दिन मैं फिर से चेकअप के बहाने डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक गई। इस बार मैंने जानबूझकर अपनी संख्या आखिरी में ली, ताकि जब तक बाकी मरीज चले जाएं, मैं अकेली रह जाऊं। शाम होने लगी थी और क्लिनिक में सन्नाटा छा गया था। मुझे पता था कि डॉक्टर वर्मा की नस भी अपने बच्चों के पास जाने के लिए पहले ही चली जाती है। जब मैं अकेली मरीज बनी तो मैंने धैर्य से उस पल का इंतजार किया। कैसा महसूस कर रही हैं आप? डॉक्टर वर्मा ने चश्मा उतारते हुए पूछा। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अभी भी हल्का सा दर्द महसूस होता है। क्योंकि सच तो ये था कि मुझे कोई दर्द नहीं था, बस मैं उस एहसास को दोबारा महसूस करना चाहती थी। जब डॉक्टर ने मुझे जांचना शुरू किया तो उनका स्पर्श पिछली बार से पूरी तरह अलग था। मैं खुद को संभाल नहीं पाए और एक छोटी सी आवाज़ निकल गई। मुझे उनकी भीतर की उत्तेजना भी महसूस हुई। पेशेवर डॉक्टर की छवि के पीछे अचानक एक जज्बाती पुरुष नजर आया, एक ऐसा पुरुष जिसने वो सब कुछ समझा जो मेरे पति संजय कभी नहीं समझ पाए थे। डॉक्टर वर्मा ने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रिया मेरी सलाहकार बन गई। हर बार वह मुझे नए नए सुझाव देती, यह नया परफ्यूम आजमाओ, ये लिंजरी पहन कर देखो, अपने बालों को इस तरह सजा कर देखो। और मैं उसकी हर सलाह का पालन करती। हर बार किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या का बहाना बनाकर दिन के अंत में मैं डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक में मिलने चली जाती।